हेलो, दिस इज के एम एस सर। चैप्टर चल रहा है हमारा एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। और एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के अंदर हमने एल्कोहल के बारे में जान लिया बच्चों, उसका क्लासिफिकेशन, आईयूपीएसी और प्रिपरेशन मेथड और मैकेनिज्म के बारे में जान लिया है। ये सब जो हमने जाना वो एथिल एल्कोहल के बारे में जाना जो हमारे सिलेबस में है। आज हम बात करेंगे एक छोटा सा शॉर्ट हमारे एनसीईआरटी में सिलेबस में दिया गया है मैथिल अल्कोहल के ऊपर। तो आज हम मैथिल अल्कोहल की बात करेंगे और मैथिल अल्कोहल को जानने के बाद अल्कोहल हमारे पास समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे। ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैथिल अल्कोहल क्या होता है? देखिए, आपको मालूम होगा मैथिल का मतलब होता है ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जैसे CH3। और अल्कोहल का मतलब होता है OH। मतलब मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। आपको मालूम था एथिल, एथिल का मतलब C2H5 होता है, प्रोपिल का मतलब C3H7 होता है, ब्यूटिल का मतलब C4H9 होता है। और अल्कोहल लगाना हो तो यहाँ पे OH लगा दो। ये एथिल अल्कोहल हो गया, ये मैथिल अल्कोहल होगा, ये ब्यूटिल है, इसमें OH लगा दो तो ये ब्यूटिल अल्कोहल होगा। इस तरीके से हमारे सिलेबस में एथिल अल्कोहल हमने कंप्लीट किया। ये देख रहे हैं मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। यहीं भी बात कर लेते हैं इसकी आईयूपीएसी नाम की। तो देखो, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को हम कहते हैं मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो नाम में लगा देंगे एन, और OH के लिए लगाते हैं ओल। नाम हो गया मैथेनॉल। एक बात ध्यान रखेंगे, इसको हम कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। ये जानकारी बेसिक आपने जाना, मैथिल अल्कोहल का सूत्र जान लिया आपने, फॉर्मूला होता है आईयूपीएसी नाम, और इसको हम कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं मैथिल अल्कोहल कैसे बनाए। बहुत थोड़ी सी जानकारी है इसके अंदर। बनाने की विधि देखिए, पहले जो हम बनाते थे मैथिल अल्कोहल को, वो हम क्रैकिंग डिस्टिलेशन से बनाते थे, मतलब भंजन आसवन से बनाते थे पहले पहले जमाने में। आजकल बनाने की विधि क्या है? देखो, बस कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO, और इसका हाइड्रोजिनेशन करा देना है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया। और जब क्रिया कराएंगे तो ये रिएक्शन देखेंगे एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती कि ZNO ले सकते हैं और CrO3 ले सकते हैं। इस तरीके से हमने कैटलिस्ट ले लिया। और टेम्परेचर और प्रेशर का ध्यान रखेंगे। जो हमारा दाब होगा वो 200 से लेकर के 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब लगाना है। और साथ ही साथ टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, लगभग 573 से लेकर के 673 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। बस जैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन फ्लो करेंगे इन कंडीशन के साथ, तो हमारे पास मैथिल अल्कोहल बन जाएगी। मैथिल अल्कोहल का मतलब ये लो, यहाँ पे CH3OH बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसे बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, इधर एक कार्बन। हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, और ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर एक है। हाइड्रोजन को अगर देखें तो इधर कितने हाइड्रोजन है, 3 और एक 4। तो इसके सामने 2 लगा देते हैं, 2 दूनी 4। इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं कुछ और जानकारी के बारे में। नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे इसके अंदर। ये पॉइंट एनसीईआरटी में जो मेंशन है उनको हम पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश। इसको अगर पी लिया जाए, पीने से अगर कम मात्रा में पी ले तो इसको पीने से अंधापन आ जाता है व्यक्ति में, वो अंधा हो जाता है। अगर ज्यादा पी लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे यहीं पर। आगे बात करें, एक और जानकारी इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको बता दिया जाए कि जो मैथिल अल्कोहल होता है, इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है? बोलिए। इसका क्वथनांक होता है 337 केल्विन, मतलब कि 337 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। और इसका जो यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसका इस्तेमाल होता है आपका जो पेंट होता है आपका, जैसे पेंट जो आप करते हैं उसके अंदर विलायक के रूप में, उसके अंदर जो आपको खुशबू आती है जब आप पेंट देखते हैं, तो पेंट के अंदर जो आपको खुशबू आती है वो इसी की आती है, उसमें ये भी मिला हुआ रहता है मैथिल अल्कोहल। और इसका जो इस्तेमाल है, एक और ध्यान रखेंगे, फॉर्मिलडिहाइड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हमारी मैथिल अल्कोहल समाप्त हो गई, कंप्लीट हो गई। इतनी ही बात मैथिल अल्कोहल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में इतनी ही जानकारी हमारे पास है। चलिए, अब बात करते हैं, हमारी अल्कोहल भी समाप्त हो गई। हमने पिछले लेक्चर में एथिल अल्कोहल को जाना, आज मैथिल अल्कोहल के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब बात करते हैं बच्चों कि एथिल अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो देखिए, एथिल अल्कोहल हो या फिर कोई सी भी अल्कोहल हो, मैथिल हो, कोई सी भी, मतलब हम नाम ना लिख करके हम ये लिखते हैं कि भाई अल्कोहल के भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब
फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप क्या क्या जानते हैं? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जानते हैं जनरली उसके अवस्था। अल्कोहल बताइए, अल्कोहल गैस होती होंगी या द्रव होती होंगी या ठोस होती होंगी? अगर इसकी अवस्था की बात करें बच्चों, स्टेट की, तो कैसी स्टेट होती है अल्कोहल की? मैं आपको बता दूं, देखो जैसे छोटी अल्कोहल है, जैसे CH3OH एक कार्बन की अल्कोहल है, C2H5OH दो कार्बन की अल्कोहल है। इस तरीके से ये छोटी अल्कोहल है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन वगैरह वगैरह। इस तरीके से जो अल्कोहल के छोटे सदस्य होते हैं वो तो आपके द्रव होते हैं, वो होते हैं लिक्विड, लिक्विड होते हैं वो। और जो बड़े सदस्य होते हैं, जैसे पता चला कि 20 कार्बन 30 कार्बन अल्कोहल के अंदर है, बहुत बड़ी बड़ी अल्कोहल है, तो वो जो बड़े सदस्य होते हैं वो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे ठोस होंगे? लोहे जैसे ठोस नहीं, बल्कि वैक्स जैसे ठोस, मोम के जैसे ठोस होते हैं। ये तो इसकी स्टेट के बारे में पहली जानकारी। अब बात करते हैं इसकी विलेयता की, सोल्यूबिलिटी कैसी होगी? सोल्यूबिलिटी बताइए, अल्कोहल को अगर आप जल में घोलोगे तो क्या होगा? क्या अल्कोहल आपकी जल में घुल जाएगी? कोई सी भी अल्कोहल आप ले लो, अल्कोहल का मतलब ये लो ROH, इस तरीके से, और आप इसको जल में घोल रहे हो बच्चों। जल का मतलब HOH, ये रहा जल। आपको ये तो मालूम होगा, देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। और अगर कभी भी इनसे हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो, अल्कोहल के अंदर होता है ROH और पानी में पाया जाता है HOH, मतलब पानी का फॉर्मूला ये होता है। तो क्या होता है, जब हम अल्कोहल को जल में घोलते हैं तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है वो पानी के हाइड्रोजन के साथ धीरे से इस तरीके से डैश 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 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही हमने पानी के अंदर अल्कोहल की डिप्स यानी कि ड्रॉप बूंद डालेंगे तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा मतलब क्या हुआ कि वो उसके अंदर घुल गया, यानी कि वो उसके अंदर डिसोल्व हो गया। मतलब हम कहेंगे कि अल्कोहल जल के अंदर विलय होता है, सोल्यूबल होता है। कारण पूछे तो क्या बताओगे? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये लो, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक जानकारी और दे दूं, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाए, जैसे CH3OH और यहीं पर वो लिख करके देते कि C2H5OH और यहीं पर लिख दिया C3H7OH। ये लो, हमारे पास ABC मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल, वो कह रहा है कि कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा पानी के अंदर। तो आप क्या बताएंगे? बोलो। आप कहेंगे कि भाई देखो, इसके अंदर 1 कार्बन है, इसके अंदर 2 कार्बन है, इसके अंदर 3 कार्बन है। कार्बन जितने कम होंगे, जितनी चीज छोटी होगी वो पानी के अंदर ज्यादा घुलेगी। दूसरा, ये कार्बन की चेन बढ़ेगी, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा यहाँ पे, बाधाकारी प्रभाव की तरह काम करेंगे। तो क्या होगा, ये कार्बन कम है तो ये ज्यादा घुलेंगे, ये बड़ी चेन हो गई तो कम घुलेगी, और बड़ी चेन हो गई कम घुलेगी। इस तरीके से मतलब ये हुआ, जितने कार्बन कम होंगे तो वो पानी के अंदर अल्कोहल ज्यादा विलय होगी। ये ध्यान रखेंगे, जब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो घट जाएगी। चलिए, हमने स्टेट के बारे में जानकारी ले ली, विलेयता के बारे में, सोल्यूबिलिटी के बारे में जानकारी ले ली। अब बात करते हैं कि भाई इसकी क्वथनांक कैसे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं। क्वथनांक को समझो और इसके आधार पर मैं एक क्वेश्चन दूंगा एनसीईआरटी का आपको। देखिए, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, कैसे बॉइलिंग पॉइंट होते होंगे? देखिए, अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारे कंपाउंड आपने देखे हैं, जैसे आपने हाइड्रो एल्केन भी देखा है। एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड जिनमें पाया जाता है। आपने एल्डिहाइड भी देखे हैं, आपने बच्चों ईथर भी देखे हैं, आपने कीटोन भी देखे हैं, आपने अल्कोहल भी देखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्वथनांक होते हैं, तो वो एल्केन से, ईथर से, एल्डिहाइड से, कीटोन से सबसे ज्यादा होते हैं। ये आपको मुख्य पॉइंट इसका ध्यान रखना है। मतलब आप क्या लिखेंगे कि अल्कोहल के जो क्वथनांक है, पहली बात तो वो उच्च होते हैं। उच्च का मतलब हाइयर होते हैं। क्यों होते हैं वो आपको पता चल गया, क्योंकि भाई इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उसके क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये आपको पता हो गया। और इसी के आधार पे क्वेश्चन यहां से निकलेगा कि भाई क्वथनांक आप लिखोगे कि जिनके जो क्वथनांक होते हैं वो एल्केन से भी ज्यादा होते हैं और ईथर से, एल्डिहाइड से, कीटोन से सबसे ज्यादा होते हैं इनसे, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। चलिए, इसके आधार पे मैं एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दूं, और ये कब होगा? समान द्रव्यमान, जब उनका मास समान हो। ये ध्यान रखेंगे, समान द्रव्यमान के केस में ऐसा होगा। चलिए, अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन दे दूं आपको, CH
C2H6। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया CH3OH। अब बताओ किसके क्वथनांक ज्यादा होंगे। तो इस केस में देखो, इसमें एक कार्बन हो गया, इसमें दो कार्बन हो गए, मतलब इसका जो इसकी तुलना में जो ऊपर वाला है, इसकी तुलना में इसके जो द्रव्यमान है, मास है, वो ज्यादा हो गया, तो फिर तो इसके ही क्वथनांक ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बताया, समान द्रव्यमान के केस में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं CH4 और दूसरा मैंने कह दिया CH3OH। देखो इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, तो किसके ज्यादा होंगे, इसके ज्यादा होंगे। बस इस तरीके की बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे दें आपको कि हमारे पास लिख रहा है C5H11OH और हमारे पास लिख रहा है C5H11 और यहां पे दे देते हैं या 12 कर देते हैं। अब बोलो किसके क्वथनांक ज्यादा होंगे, इस तरीके से यहाँ पे फिर अल्कोहल के ज्यादा होंगे। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करना है, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इस तरीके से अल्कोहल के गुण को हमने खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण मतलब की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए रासायनिक गुण में आपको बता दिया जाए कि जो अल्कोहल होती है वो आपकी एसिड की तरह काम करते हैं। सबसे पहले इसी पॉइंट को उठा लेते हैं। देखिए एसिडिक, इनका एसिडिक नेचर मतलब कि अम्लीय प्रकृति। सबसे पहली बात इनकी अम्लीय प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं, अम्लीयता के बारे में। और अम्लीयता को समझने के लिए हमें एक चीज की तरफ जाना है, उसको मैं बता दूं कि जो अल्कोहल होती है वो दो प्रकार की रिएक्शन आपकी शो करती है। देखो ये अल्कोहल है बच्चों, ROH। ROH को कहते हैं हम अल्कोहल। ये OH ग्रुप किसी भी R से जुड़ा हो, R का मतलब CH3C2H5, इस तरीके से। अब अल्कोहल जो होती है वो दो तरीके से एक्ट करती है। कभी तो अल्कोहल आपकी न्यूक्लियोफाइल बन जाती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी, मतलब नाभिक रागी की तरह। और आपकी जो अल्कोहल होती है दूसरी, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करती है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह काम करती है। ये बात आपको पता होगी, आई होप आपने पढ़ रखा होगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मात्रा हो, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की जिनके पास कमी होती है। ठीक है जी। अब देखो पहले हम देखेंगे कि ये जो अल्कोहल होती है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में कब काम करेगी। देखो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल में आपको मालूम है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन करते टाइम अगर OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, OH के बीच का मतलब यहाँ का बॉन्ड टूटता है, तो आपकी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। अगर यहाँ का बॉन्ड टूटता है, यानी कि ROH का भी बॉन्ड ना टूट करके यहाँ का बॉन्ड टूट जाए ऑक्सीजन और R के बीच का, तो आपकी जो अल्कोहल होती है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। मतलब अगर OH के बीच का बॉन्ड टूटा तो देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रह गए, और लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मात्रा है, तो ये फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना शुरू कर देती है। और अगर यहाँ का बॉन्ड टूट जाए इस तरीके से, तो R पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना शुरू कर देती है। पहले हम जानेंगे न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो देखो चलो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, नाभिक रागी अभिक्रिया। तो देखो हमने लिख दिया जैसे बच्चों यहाँ पे C2H5OH, ये अल्कोहल हो गया, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं सोडियम के साथ। टू मच इजी। देखिए अब क्या होगा, बोलो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो बॉन्ड कहां से टूटेगा बच्चों, बोलो यहां से बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से OH के बीच का, यहाँ का बॉन्ड टूट गया। अब देखो जब बॉन्ड यहाँ का टूट गया मतलब हाइड्रोजन अलग निकल गया, इस तरीके से हाइड्रोजन निकल गया अलग। अब हाइड्रोजन एक है यहाँ पे, तो वहां पे एक तो हाइड्रोजन रहेगा नहीं, हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है, तो वहां पे हम लिखेंगे H2, बाद में बैलेंस कर देंगे। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे बच गया, ऑक्सीजन निगेटिव होता है, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव की तरह काम करता है। आपको मालूम है सोडियम एक मेटल है, तो ये पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा, और ये निगेटिव है, इस तरीके से आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। और आपके पास देखो क्या बचा, C2H5ONA, इसका नाम होता है सोडियम, और ये एथ ऑक्साइड, सोडियम एथोक्साइड बना। बैलेंस कर दो भाई, हाइड्रोजन के इधर दो है, इधर एक है, तो इसके सामने भी जितने इधर हैं उतने करने के लिए दो लगा देते हैं। देखो इधर दो लग गए। अब C2H5O के इधर दो हो गए, इधर एक है, तो इसके सामने भी दो लगा दो, ये लो। अब क्या बचा हमारे पास, इधर सोडियम के देखो दो हो गए, तो सोडियम का इधर एक है, इसके सामने भी दो लगा दो, इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर
टू ले लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको फॉर्मूले तो बनाने आते ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम पे क्लोराइड का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है। तो क्या होता है, चार्ज इधर उधर चले जाते हैं एक दूसरे के। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम पे 1 आएगा और क्लोरीन पे 3 चले जाते हैं, मतलब कि AlCl3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला हमें बनाना होगा जो एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन है उसके अंदर। देखिए जरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया ROH और इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं इस बार एल्यूमिनियम के साथ। अब आप रिएक्शन को कराने के लिए वीडियो को पॉज करिए और रिएक्शन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए। अगर हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए क्या करेंगे बच्चों, ये रिएक्शन जो है आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से हाइड्रोजन हमने रिलीज कर दी। अब क्या बचा आपके पास RO, और आपको मालूम है ऑक्सीजन जो होती है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, एक माइनस ये रहा, और एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज। अब क्या होगा देखो, ये 3 चार्ज RO के पास चला जाता है, मतलब इस तरीके से ये RO पे 3 चार्ज चला गया बच्चों, इसका चार्ज और इसके ऊपर 1 चार्ज जाएगा, तो यहाँ पे हमने Al लिख दिया इस तरह से। ये तो आपका बन गया प्रोडक्ट। अब बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए देखो इधर क्या कर रहे हैं, इधर RO के 3 है तो यहाँ पे 3 लगा के देख लो। अगर 3 लगाते हैं तो हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के सामने 3 है और वहां हाइड्रोजन के 2 है। तो अगर इधर भी बैलेंस करने के लिए चले 3 लगा देते हैं, तो अब हाइड्रोजन के 2 3 6, इधर 6 हो गए हाइड्रोजन के, इधर हाइड्रोजन के देखो 3 है, तो इधर बैलेंस करने के लिए इसका मतलब हमें 6 लगाना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। ये देखो रिएक्शन पूरी हो गई इस तरीके से। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। इसी का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ये आपको खुद से सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। CH3 हमने यहाँ पे लगाया और ये ले लिया हमने मैथिल, हमने इस तरीके से ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया और इसकी रिएक्शन Al के साथ कराई। इस रिएक्शन को आप सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद कमेंट करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। चलिए इस तरीके से ये जो रिएक्शन थी हमने जान ली। इसके अंदर हमने जाना है सोडियम के साथ रिएक्शन और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन। अगली हम रिएक्शन जान लेते हैं एस्टरिफिकेशन के बारे में, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसी के साथ हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। चलिए तो बात कर लेते हैं एस्टरिफिकेशन के बारे में। एस्टरिफिकेशन आपने नाम तो शायद सुना होगा। देखिए बच्चों, एल्कोहल को लेते हैं ROH, ये है एल्कोहल। एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टरीकरण कहेंगे हिंदी में, एस्टरीकरण। एल्कोहल ले लेते हैं और एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का बनना, एस्टर का फॉर्म होना। जब किसी रिएक्शन में एस्टर फॉर्म होता है तो उस रिएक्शन को हम एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है जी। एस्टरीकरण में देखो हम किस एल्कोहल ले रहे हैं और एल्कोहल की रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। देखिए CH3COOH, इस तरीके से। R की वैल्यू भी आप CH3 रख सकते हो। एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे तो तीनों को देख लेते हैं एक करके। फिर हम एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्राइड के साथ। इस रिएक्शन से भी एस्टर बनेगा, तो ये रिएक्शन भी हम कर लेते हैं सोल्व। ये लो, आगे एक रिएक्शन और एनसीईआरटी में हमारे पास मेंशन है, अल्कोहल की रिएक्शन है वो एसिल क्लोराइड के साथ CH3COCl के साथ। इस रिएक्शन में भी एस्टर बनेगा। 3 रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है। ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सेबल होंगी, उत्क्रमणीय होंगे। इस तरीके से मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सेबल होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो रिएक्शन है वो H2SO4 की प्रेजेंस में एसिड की उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, यानी कि यहाँ पे H+ वर्क करेगा। ये भी H+ की प्रेजेंस में होगी। और ये ध्यान रखेंगे ये प्रीडिन की प्रेजेंस में होगी। एक एक क्वेश्चन अपने आप में ऑब्जेक्टिव निकाल रहा है और अपने आप में नीट जेई को कराने का काम करेगा अपने आप में। चलिए देखिए इस रिएक्शन को करा लेंगे बच्चों। चलो देखो, क्या आप रिएक्शन करा पाओगे? यहाँ का बॉन्ड काट दो इस तरीके से। देखो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा इस तरीके से। और आपको मालूम है OH तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है बच्चों। यहाँ से H निकलेगा, H इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये OH न्यूक्लियोफाइल। मतलब ऐसा ध्यान रखो, मैंने आपको बता रखा है HOH पास पास हो तो वाटर निकाल दो इस तरीके से, इस तरीके से। HOH को लेके आपका क्या निकल गया? देखो पानी निकल चुका है। क्या बच गया बच्चों? इधर CH3CO बच रहा है, CH3CO बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है? OR। तो यहाँ पे OR रख दो, OR। R की वैल्यू जो भी रख सकते हो। इस तरीके से देखो ये क्या बन रहा है? COO, और इधर भी एल्किल ग्रुप मौजूद है, इधर भी एल्किल ग्रुप। मतलब आपके पास एस्टर बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण। आप क्या लिखोगे कि जब एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई जाती है तो एस्टर किसकी प्रेजेंस में?
शांत SO4 की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। चलो इस रिएक्शन को क्या आप करा पाओगे? अच्छा ये ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। बताइए, देखो जो ये होता है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको मालूम है CH3C O, ये लो, ये हो गया आपका माइनस वाला पोर्शन, यहाँ से निकला इलेक्ट्रोफाइल और ये इसको ले गया, क्या बना आपके पास? देखिए CH3COO और ये H वहां पे चला गया, मानी कि CH3COOH, और देखो क्या बचा आपके पास? CH3CO, CH3CO और ये बच गया OR। इस तरीके से देखो फिर से आपके पास एस्टर बन गया। आर का वैल्यू आप रख सकते हैं इस तरीके से, एग्जांपल दे दो जैसे CH3COO और आर की वैल्यू CH3 भी रख सकते हो, C2H5 भी रख सकते हो, इस तरीके से ये लो। चलो इस रिएक्शन में क्या आप करा पाओगे? देखो ये यहाँ का बॉन्ड कट होगा, ये H गया और देखो इसको मिल गया आपका न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्लोरीन निगेटिव होता है, H पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव चीज कहीं कहीं हो तो आपस में रिएक्शन कर जाती है। इस तरीके से HCl बाहर हो गया और देखो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बच रहा है CH3CO, तो इसको लिख देते हैं CH3CO, ये लो CH3CO और ये क्या बच रहा है OR, OR। इस तरीके से ये फिर से आपका एस्टर बन चुका है। और ये ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में पिरिडिन क्यों डाला जाता है, अगर ये पूछ ले कोई आपसे तो क्या बताओ? आप कहेंगे कि जो हमारे पास HCl बनता है ये एसिड होता है, इसको न्यूट्रल करने के लिए हम उदासीन करने के लिए यहाँ पे पिरिडिन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आपने एस्टरिफिकेशन तक आपने सीख लिया। मतलब हमने क्या क्या जाना? हमने जो इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी, मतलब OH समूह, अगर बॉन्ड यहाँ का टूटता है तो इसके अंदर 3 रिएक्शन हमने सिलेबस में देखी। पहली रिएक्शन कौन सी थी बच्चों? सोडियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ हो सकती है, और भी एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर आप ये जानते हैं तो आप कर लेंगे इजिली। और इसके बाद हमने कौन सी रिएक्शन देखी? एस्टरिफिकेशन, जिसमें हमने किसके साथ देखी रिएक्शन? CH3COOH के साथ, CH3CO, CH3CO और यहाँ पे O एनहाइड्राइड के साथ देखी, और CH3COCl के साथ, एसिल क्लोराइड के साथ देखी। इस तरीके से इतनी जानकारी हमने ली। चले अब बात कर लेते हैं, उसका एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अगर देखो हमारे पास ये एल्कोहल है और बॉन्ड यहाँ का टूट जाए तो कैसे होगी रिएक्शन, तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मतलब ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने वाली रिएक्शन है। मतलब जब एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करे तो इसका रिएक्शन देखो। एग्जाम्पल हमने ले लिया बच्चों ROH और इसकी रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन का मतलब H, हैलाइड का मतलब X, ये लो। क्या आप इस रिएक्शन को सोल्व करा पाएंगे? बहुत आसान। बोलो बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा बच्चों। देखो ये OH न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसको इलेक्ट्रोफाइल की तलाश है। H में H पॉजिटिव होता है, X निगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, तो OH जो है वो H को ले जाएगा। अभी मैंने बताया HOH पास पास हो तो रिएक्शन कर जाते हैं। खैर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी आप जानते होंगे। इस तरीके से पानी बाहर हो गया और साथ में आपके पास बन गया RX। चलो एग्जाम्पल रख सकते हैं, चाहो तो R का मतलब जैसे C2H5OH और H का मतलब H और X का मतलब FCl, BRI में से कुछ रख सकते हो। जैसे हमने Cl रख लिया तो क्या होगा? बोलो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का, तो क्या होगा बच्चों? OH ले गया इस तरीके से, किसको? पानी को, H को ले गया और पानी निकल गया और आपके पास बच जाता है C2H5Cl। इस तरीके से हेलो एल्केन आपके पास यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल 1 है, जो एनसीईआरटी में होंगे उनको हम सब कवर करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे C2H5OH और रिएक्शन कराने के हम PCl3 के साथ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या करें, बॉन्ड कहाँ का टूटेगा? यहाँ का बॉन्ड टूट गया, आपके पास बना, मिल गया आपको OH इस तरीके से। अब देखो आपको ये तो मालूम होगा फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है, देखो फास्फोरस की ऊपर जैसे इसकी वैलेंसी आपको लास्ट में 5 दिखाई देगी, मतलब लेकिन क्या मिलेगा? ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3 के साथ। तो क्या होगा? ये लो, OH पे कितना चार्ज होता है? -1, तो क्या होगा बच्चों? सेम उसी तरीके से काम हो जाएगा, P का 3 चार्ज इधर आ जाएगा, जो आपने रिएक्शन अभी देखी थी, POH का होल थ्राइस बन गया। और यहाँ पे देखो बैलेंस कर दो, OH के 3 है यहाँ पे कितना है OH का? 1, तो सामने 3 लगा दो। इस तरीके से आपके पास क्या बच गया? आप देखो 3C2H5 बच गए 3 तो, और देखो Cl बच गए 3, मतलब इधर भी 3 बच रहे हैं और इधर Cl के 3 बच रहे हैं, मतलब दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं C2H5Cl, और दोनों के 3 है तो सामने 3 लिख दिया। इस तरीके से ये रिएक्शन भी ये बताती है कि हम इस रिएक्शन को यहां से बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 ले सकते हैं।
जिसके अंदर आता है आपका डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, और इसी के साथ आपका आता है एग्जाम्पल, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 4 है जो हमें जानना है, और लास्ट एग्जाम्पल होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम इन्हें कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर से डिहाइड्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। इसकी हमें मैकेनिज्म भी जाननी है, क्रियाविधि भी जाननी है, और इसको डिटेल के अंदर जानना है, तक लगभग 30-35 मिनट खाली डिहाइड्रेशन पे ही निकल जाएंगी। तो इस लेक्चर को हम डिहाइड्रेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।